गुड इवनिंग बच्चों। और बच्चों कैसा हुआ आपका टेस्ट कल वाला? नॉन मेड में आज मेरे ख्याल से 2 करेक्शंस थी, राइट? अच्छा, अभी वो कुछ हो सकता है टेस्ट का इशू भी आया हो। वो आपको बच्चों दोबारा ना वो करेंगे, यू विल गेट अ चांस टू रीअटेम्प्ट। कुछ थी प्रॉब्लम कल। चलो मैं अभी डिस्कस नहीं करता। मेड वालों, अच्छा आपका भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना? क्या वरुण, क्या सीन था, हो गया था कंप्लीट या नहीं वरुण? आस्था। ओके। सर बट जो ऑप्शंस थी लाइक उनमें थोड़ी वो थी डिस्क्रिपेंसी। लाइक बायो में जो क्वेश्चन थे जिनमें बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑप्शन थी ना, तो वो ए ऑप्शन भी दिया हुआ है बोथ ए एंड बी। तो लाइक वो ऐसा हो रहा। अच्छा यस सर, ये नॉन मिड में भी था केमिस्ट्री में ना। अच्छा, वो ना एक्चुअली मैं समझ गया, हमने ना एक्चुअली वो किया हुआ था, ऑप्शंस शफल की हुई थी, मतलब उसमें सेटिंग की हुई थी कि ऑप्शंस भी शफल होके आए हर किसी को। तो वो उसने जब घुमाया होगा तो फिर ये इशू आ गया होगा। कितने क्वेश्चन थे बच्चों ऐसे फिर, मतलब उनमें तो फिर वो समझ नहीं आया होगा फिर, है ना, कि ये भी ऑप्शंस कौन सी हैं? नॉन मेड में तो आप कह रहे हो एक ही था। ओके। अच्छा हाँ, ये भी सही है कि अगर 2 आ रहे थे तो फिर बोथ वाला ही ऑप्शन होएगी।
सही है वरुण। हाँ चलो बढ़िया, फिर तो करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये किसी और को पता भी नहीं है, ये जो ये मैंने की हुई है सेटिंग की, यहाँ ऑप्शंस भी शफल हो गए हैं, तो मान लो जब चेक भी कर रहे होंगे टीचर्स तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कभी। हाँ ओके बच्चों, क्या कर रहे थे हम? मैं भूल गया मैंने क्या कहा था आपको, फ्राइडे को हमें क्या करना था। अच्छा बच्चों, एक ना मैं इस वीक में इलेक्ट्रो के ओलंपियाड बूस्टर की डिस्कशन रखूंगा, ठीक है? मतलब देख लेंगे कब रखनी है क्लास, मे बी फ्राइडे और सैटरडे। मतलब इसके अलावा जो अपने शेड्यूल्ड क्लास है उसके अलावा होगी ये बूस्टर की डिस्कशन। तो अगर मतलब जो कोई भी कर रहा है तो वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चंस कहे थे मैंने, है ना, कैपेसिटेंस के। चलो वो अभी वो फिर थर्सडे फ्राइडे को करेंगे। एक बारी अभी थोड़ा सा आगे शुरू करते हैं अपना। बाकी वैसे कैपेसिटर्स की थ्योरी तो सारी कंप्लीट हो गई थी ना? ठीक है, चलो फिर आज अगला चैप्टर करते हैं शुरू बच्चों। तो our next chapter is बच्चों magnetic effects of current। हाँ अब समझ गया, थोड़ी सी डिस्कशन पड़ी होगी अपनी कैपेसिटर्स की, वो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। मैं जान के अभी नहीं कर रहा क्योंकि फिर अगर मैंने आज वो डिस्कशन करा दी तो आपके पास अगली क्लास के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा आज ना। आपका एडवांस टेस्ट जो मैंने कहा था वो नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है, जिस दिन क्लास नहीं होती आपकी। हाँ जो कल वाले टेस्ट का रीटेस्ट तो होगा ही, वो तो है ही है। हाँ कल हम कैपेसिटर्स की एक्सरसाइज 2-3 खत्म करेंगे, ठीक है, जो भी बची हुई है। ओके तो बच्चों इस चैप्टर में भी हम वंस अगेन चार्ज की ही बात करेंगे, मूविंग चार्ज, राइट? और जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि भाई जैसे चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और उस कारण से फोर्स लगती है एंड सो ऑन। इस चैप्टर में हम चार्ज की एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग विद द मेन चैप्टर, जो एक बार हम एक फटाफट रिकॉल कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत देर हो गई है उसको यूज किए हुए। तो इस चैप्टर में ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है? मैं बच्चों बहुत ही क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है? किसी को किसी पॉइंट पे कुछ लगा इशू तो मुझे बता देना। तो वी नो कि अगर ए वेक्टर इज सम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड let's say b vector is bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then
A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A, ये दोनों अलग अलग होते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड अगर हमारे को ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो ए बी साइन थीटा हो जाता है। और जो डायरेक्शन आती है बच्चों वो आती है विद राइट हैंड पाम रूल, जिसमें कि हम कहते हैं कि अगर हम अपना थंब रखें अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे जो हमने लिखा है उसके हिसाब से ए वेक्टर हो गया, और अगर हम अपनी फिंगर्स पॉइंट करें टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर विच इज बी वेक्टर, तो जो राइट हैंड का पाम है देन वो पाम पॉइंट करता है टुवर्ड्स या टुवर्ड्स नहीं अलोंग अलोंग ए क्रॉस बी। तो व्हाट इट इफेक्टिवली मींस इज कि जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसी चीज को बच्चों हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख देते हैं कि अगर वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिए हुए हैं तो आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई, तो ऑल्दो हम इस डिटर्मिनेंट को बहुत रेयरली यूज करते हैं, मतलब अगर हमें आई कैप जे कैप में दिए भी हुए हैं तो हम सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एक एक करके टर्म्स बनती जाएंगी, तो उसमें वो भी आएगा कि आई क्रॉस जे आई क्रॉस के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि एक तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है बच्चों, जीरो, है ना। और दूसरे निकालने के लिए हम ये सर्कल यूज करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि आई क्रॉस जे करेंगे तो के बन जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई बन जाएगा, ऑपोजिट करोगे तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, एनी डाउट टिल नाउ? ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों हम दो डायरेक्शंस बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक तो है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम डिनोट करते हैं विद दिस डॉट, और एक है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसको हम क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है जी, तो फटाफट बच्चों जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं कुछ डायरेक्शंस शो करता हूँ, आप उसमें फटाफट बच्चों ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते जाओ।
तो बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर इतनी क्यों सिंपल चीज़ करवा रहे हैं, डायरेक्शंस निकलवाना। एक्चुअली इस चैप्टर में मेन है ही है, और कुछ है ही नहीं। तो बच्चों मैं एग्जैक्टली 2 मिनट्स और दे रहा हूँ। ओके, कर लिया सबने? ओके, चलो चेक करो। मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ बच्चों आंसर्स।
हाँ भाई, सही सही बताना किस किस के सारे ठीक थे। चलो वेरी गुड। ओके, तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट होता है कूलम्स लॉ से, ऐसे ही इस चैप्टर का जो बेसिस है वो है दैट इज नोन एज द बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है सीक्वेंस में कंपेयर टू कूलम्स लॉ, वो इस तरह कि कूलम्स लॉ में तो हम ये कहते हैं ना कि एक चार्ज है वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। यहाँ पे हम ये कहते हैं, जो मतलब बायोट सावर्ट लॉ है, वो ये कहता है कि जो मूविंग चार्ज है, ठीक है, अगेन बच्चों कीवर्ड हियर इज मूविंग, तो ये लॉ कहता है कि मूविंग चार्ज जो है इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक तो कर ही रहा है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ई नहीं कर रहा, कि वो तो जो है, चाहे लिख लो यहाँ पे अलग से कि इन एडिशन टू ई, कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही है जो हम पढ़ चुके हैं, हम कह रहे हैं भाई उसके अलावा वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों फर्क ये आ गया, अगर आप ध्यान से सोचो, कि इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में हमने पहले फोर्स डिफाइन की थी और फिर फील्ड डिफाइन की थी, इजंट इट? यहाँ पे हम स्टार्ट ही फील्ड से कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हमने फोर्स की बात नहीं की। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि फिलहाल फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन है, हम बस चलो फॉर द टाइमिंग ये कह देते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो पक्का कोई ना कोई ऐसी जगह होगी, ऐसा रीजन होगा, कि जैसे हम वहां कहते थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कि ऐसा रीजन जहां पे एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाम से हम इतना तो कह ही सकते हैं पक्का कि कोई ऐसा रीजन जहां पे एक मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और मतलब वैसे तो हमने डिफाइन नहीं किया कि मैग्नेट क्या होता है, बट चलो आउट ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज या फ्रॉम द नेम ऑफ दिस फील्ड हम इतना कह देते हैं कि भाई मैग्नेट के ऊपर ही कुछ होता होगा, राइट? कि एक मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर मतलब वो फोर्स कैसी फिर वही होगी, अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसे चार्ज में होती है। या हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि जहां पे कोई कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है। और डिफ्लेक्ट करने का उसका रीजन भी खैर यही है कि वो कंपास नीडल जो होती है वो एक टाइप ऑफ मैग्नेट ही होती है। तो बच्चों जैसे मैग्नेट वर्ड से हमारे माइंड में एक वो तो आती है ना सिचुएशन की, हाँ जी नॉर्थ पोल साउथ पोल वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, है ना? तो है तो ये वही चीज, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बच्चों ऐसा है कि ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है या जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो मैग्नेट्स होते हैं, वो तो शो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ मूविंग चार्जेस भी सेम फोर्स मतलब बिल्कुल सेम इफेक्ट शो करते हैं। मतलब फॉर दैट मैटर आप अगर आपको पहले से बताया ना जाए तो आप बता ही नहीं सकते कि एक रीजन में जो फील्ड है
वो मतलब किसी मूविंग चार्ज ने क्रिएट की है या वो मतलब कोई नेचुरली अकरिंग मैग्नेट ने की है। ठीक है, तो हम बच्चों फिलहाल मतलब जो पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस के कारण इन सारे इफेक्ट्स की। अगले चैप्टर में हम नेचुरली अकरिंग के लिए भी सेम बात करेंगे। बट मतलब व्हाट वी नीड टू फॉर नो फॉर द टाइमिंग इज कि दोनों ही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, it can be produced by moving charges as well as magnets. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं है एज सच। तो मतलब बच्चों सीधी बात ये हो गई, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि अगर एक चार्ज है, लेट्स से कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्यू है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, और आप अगर उसके आसपास एक कंपास नीडल लेके आओगे तो दिस कंपास नीडल विल शो डिफ्लेक्शन। किधर को, कितनी, वो भी आगे बात करेंगे। मतलब राइट नाउ तो हम इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें असली में तो हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं अभी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, बट हाँ उसको डिटेक्ट करने का तरीका ये है कि भाई अगर कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो इसका मतलब कि भाई वो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड तो है। आगे बात समझ बच्चों? तो मतलब राइट नाउ विदाउट इवन नोइंग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हम ये कह रहे हैं कि भाई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये कुछ तो अलग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से कि कंपैरिजन में कुछ तो अलग है, राइट। एंड हम बच्चों फिर से और क्लियरली लिख लेते हैं कि भाई जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे क्या क्लियर हो गया कि अगर तो हम एक चार्ज एट रेस्ट लेते हैं तो वो तो भाई सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो हम पढ़ चुके हैं। और बट अगर हम एक चार्ज इन मोशन लेते हैं तो बच्चों वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों करेगा। बच्चों क्लियर टिल नाउ? एंड बच्चों एक बात और आपको शायद याद हो, मैंने आपको 11th में बताई थी कि बच्चों क्योंकि हम देख सकते हैं फ्रॉम जो अभी हमने जो लिखा है उससे कि भाई चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि दोनों का सोर्स तो सेम ही है, मतलब चार्ज ही है, तो इसलिए मतलब अब इन दोनों को सेपरेटली फंडामेंटल नहीं माना जाता है ना। अब हम एक फोर्स मानते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कि दिस इज अ सिंगल फोर्स, ठीक है, जिसको स्टडी करते हैं।
मतलब ऑब्वियसली हम तो अलग अलग करके पढ़ रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी, बट उसको गिना एक ही फोर्स जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही कंसिडर होता है। ठीक है जी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, अगेन ऑल्दो हमें भी कुछ पता ही नहीं, तो स्टिल इसके जो यूनिट्स हैं बच्चों, वो एक तो इसको डिनोट हम बच्चों सिंबल बी से करेंगे, और इसके यूनिट्स हैं टेस्ला। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं उस लॉ की, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की, वो जो बायट-सावर्ट लॉ है। तो बच्चों दिस लॉ सेज कि अगर आपके पास एक रीजन में कोई मूविंग चार्ज है, एंड लेट अस से इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज से बच्चों किसी भी पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर बनाऊं, ठीक है बच्चों, एक बहुत ध्यान रखना है, बेसिकली p इज सम पॉइंट जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो मतलब पोजीशन वेक्टर बहुत ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर चार्ज का नहीं है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का है जिस पे आप फील्ड ढूंढना चाहते हो। ठीक है, तो एज पर द लॉ बच्चों इट सो टर्न्स आउट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एट p है इन वेक्टर फॉर्म, it turns out to be some constant mu naught upon 4 pi into q into v cross r upon r cube। ठीक है बच्चों, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टेल कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। बच्चों बिफोर गोइंग इनटू एनी फर्दर डिटेल्स, मुझे ये बताओ इस फॉर्मूला को देख के, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उससे क्या सिमिलैरिटीज हैं, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज ऑफ दिस फॉर्मूला विद इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ गुड हर्ष, बताओ भाई बाकी लोग। सोचो अगर हम देखें उसमें भी 4 पाई से डिवाइड हो रहा था, इसमें भी 4 पाई से डिवाइड हो रहा है ना, पहली सिमिलैरिटी। और वो भी क्यू के प्रोपोर्शनल थी, ये भी क्यू के प्रोपोर्शनल है ना, और वो भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, ये भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ये सारी सिमिलैरिटीज बच्चों समझ आ रही हैं? नाउ व्हाट अबाउट डिससिमिलैरिटीज? दो मेन डिफरेंसेस बताओ इस फॉर्मूला को देख के। मतलब एक तो चलो ऑब्वियसली है कि कांस्टेंट अलग हो गया, उसके अलावा दो मेन डिफरेंसेस क्या हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड? आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, राइट? इसीलिए हम बार बार ऊपर लिख रहे हैं ना चार्ज इन मोशन, क्योंकि जैसे ही v 0 होगा तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। और दूसरा हम देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन कुछ अलग बन रही है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो r वेक्टर के अलोंग ही होती है, ये कुछ v क्रॉस r के अलोंग आएगी, है ना? एंड दिस इज एग्जैक्टली बाय हमने क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज किया था। तो भाई डायरेक्शन कैसे निकलेगी बच्चों, है ना? वही कि आप थंब को रखोगे v वेक्टर के अलोंग, और फिंगर्स को रखोगे r वेक्टर के अलोंग, करेक्ट? बच्चों एक जो बहुत ध्यान रखना है और जिसमें गलती होने का चांस होता है, मतलब ठीक है थंब फिंगर्स को रख के हम पाम रूल लगा देंगे, लेकिन एक ध्यान रखना है कि क्यू भी है ना? तो क्यू का भी साइन होता है प्लस माइनस। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि जो डायरेक्शन आएगी हमने ऐसे याद ही नहीं रखना है कि डायरेक्शन v क्रॉस r से आएगी। हम बच्चों ऐसे याद रखेंगे कि डायरेक्शन क्यू v क्रॉस r से आएगी, ठीक है ना? ताकि अगर चार्ज नेगेटिव हो तो उसका पता चल जाए। जो कि हमें पता है कि पाम से। ये बात बच्चों क्लियर हो गई कि ना? ये बहुत बार गलती हो जाती है कि हम v क्रॉस r निकाल देते हैं, माइंड में ऐसे बैठा होता है कि v क्रॉस r से डायरेक्शन आएगी। तो लेट्स रिमेंबर कि v क्रॉस r नहीं है, वो क्यू v क्रॉस r है ना? कि अगर मैं अलग से लिखवा भी दूंगा, बट मतलब आपने ध्यान रखना है कि अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो बच्चों जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो म्यू है ये मीडियम पे डिपेंडेंट है। तो म्यू इज, इसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में एप्सिलॉन आता था जिसको परमिटिविटी कहते थे, इसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है? और जब म्यू नॉट लग जाता है तो वो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम बन जाता है। एंड जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब अगर मैं म्यू आर लिख दूं तो वो म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना? जिसको हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। ये बच्चों जो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷। बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन से क्या हम बी की डायमेंशंस निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की?
स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब और कुछ नहीं। तो फिलहाल तो नहीं निकाल सकते है ना, क्योंकि हमें म्यू तो पता नहीं क्या है, ना हमें ये पता है कि बी क्या है, कि बी का फोर्स के साथ या किसी भी और क्वांटिटी के साथ क्या लिंक है, राइट बच्चों? फॉर द टाइम बिंग हम नहीं निकाल सकते, राइट? तो इसको बच्चों अगर वो टेस्ला, क्योंकि ये तो पता है चलो हमें कि बी के यूनिट्स टेस्ला है, तो इसको टेस्ला की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? टेस्ला, उसके आगे क्या बन जाएगा? टेस्ला मीटर सेकंड, इज इट? और अब अगर मैं बच्चों सिंपल बी के मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो बच्चों एक यहाँ पे एंगल, ये थीटा दिखा दो बिटवीन वी एंड आर। तो मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सुनो तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है। हाँ यस, एक ये बच्चों जो यूनिट्स लिखे हैं इसमें हमने अपॉन कूलम भी आएगा ना, क्यू के भी यूनिट्स आएंगे। तो बच्चों अगर हम एक ऐसी एक सिचुएशन ड्रॉ करें जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी, कि अगर एक मूविंग चार्ज है तो उसके कारण अलग अलग पॉइंट्स पे क्या डायरेक्शन होगी। वैसे एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लेते हैं एक चार्ज ऐसे ऊपर को जा रहा है, ठीक है, तो वो मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग से मूव कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस लाइन के अलोंग फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी?
0 है ना, क्योंकि ये तो V और R जो है वो पैरेलल ही हो गए। तो जिस लाइन के अलोंग चार्ज मूव कर रहा होता है उस लाइन के अलोंग तो बच्चों हर जगह पे देयर इज 0 फील्ड। अब बच्चों अनफॉर्चुनेटली आप एक बात समझ रहे होगे कि इस पूरे कंसेप्ट की कोई विजुअलाइजेशन नहीं है ना, मतलब वी जस्ट कांट फील दिस कि ये ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके अब बच्चों इस लाइन के राइट हैंड साइड वाले रीजन में, ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी आर वेक्टर इमेजिन करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी। है ना, थंब ऊपर को रखो V के अलोंग, फिंगर्स को रखो P के मतलब ये आर वेक्टर के अलोंग, तो पाम किधर को आ रहा है, इनटू द प्लेन। तो इस सारे रीजन में जो और बच्चों एक बात थोड़ा मतलब ट्राई करके देखो कि आप कहीं पर भी ले लो आर वेक्टर इस पूरे तो इस सारे में इट इज आउट ऑफ इनटू द प्लेन, इजंट इट। और ऐसे ही अगर आप अब लेफ्ट पे ले लोगे तो ये सारे जगह पे इट इज आउट ऑफ प्लेन। राइट बच्चों, तो बच्चों अगर आप एक बार ध्यान से सोचो ना, एकदम से क्रॉस प्रोडक्ट सोच के ऐसा लगता है कि यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, 3D में है तो पता नहीं क्या होगा, बट अगर आप ध्यान से सोचो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी ज्यादा सिंपल है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मान लो बच्चों मैं इसी चार्ज के लिए मुझे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में आती ना, तो यहाँ तो चाहे डायरेक्शन 3D में चली गई जरूर, बट डायरेक्शंस तो ले दे के दो ही है ना, या इनटू द प्लेन या आउट ऑफ प्लेन, या जीरो ही हो गई। तो मतलब ये ज्यादा सिंपल हो जाता है उसके कंपैरिजन में, मतलब यहाँ पे हमें वेक्टर सम वगैरह कम करने पड़ते हैं, सीधा सीधा स्केलर एडिशन ही हो जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। ये बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ आशीष, ऑल क्लियर?
तो फिर से बच्चों, मैंने आपको बता दिया था, हम लिख लेते हैं, है ना, कि अगर तो आप पोलैरिटी चेंज कर दो या वेलोसिटी रिवर्स कर दो, है ना, बोथ केसेस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब अगली बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हो गई, बिकॉज ऑफ दिस बायट-सावर्ट लॉ, जो कि V को इन्वॉल्व कर रहा है। यहां से आप एक बात बच्चों ये देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फ्रेम डिपेंडेंट हो गई। है ना, V अगर V पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब वो फ्रेम पे डिपेंड करेगी कि आप उसको किस फ्रेम से देख रहे हो, इजंट इट बच्चों? तो अगर मैं बच्चों एक एग्जांपल बनाऊं, लेट अस से बच्चों देयर इज अ चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। नाउ देयर इज वन ऑब्जर्वर a at rest, there is another observer b जो खुद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो बच्चों बताओ a क्या एक्सपीरियंस करेगा, मतलब आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, a पॉइंट क्या ऑब्जर्व करेगा? वो दोनों, है ना, EB और BB। नाउ व्हाट अबाउट B? तो B के फ्रेम में तो Q की वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब B will experience only E। तो बच्चों इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो कि बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है। बेसिकली दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट जहां से मतलब आप कह लो न्यूटन्स लॉज फेल होने शुरू हो जाते हैं, न्यूटन वाली फिजिक्स फेल होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि मतलब इसको समझने के लिए कि ये क्यों है, कैसे है, मतलब फ्रेम चेंज के कुछ रूल्स ही डिफरेंट होते हैं, उनको वी कॉल देम एज लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो दैट ऑल इज बियॉन्ड आवर स्कोप। हमें मतलब बस एग्जैक्टली इस पॉइंट तक पता होना चाहिए कि जैसे क्वेश्चन है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसके फर्दर नहीं आपको कुछ भी
पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इससे आपको एक बात बच्चों ये पता चल रही होगी कि क्यों हम फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल देते हैं, है ना? क्योंकि वही फोर्स एक फ्रेम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की फॉर्म में और किसी दूसरे फॉर्म में सिर्फ इलेक्ट्रिक की फॉर्म में समहाउ, है ना? बट एनीवेज उसकी हमें कोई और डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जैसे हमने पहले स्पेसिफिकली मूविंग चार्ज की टर्म्स में बात की थी, नाउ वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों ऐसे ये कोई भी एक वायर है, इट इज कैरिंग सम करंट आई। तो बच्चों अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हमने देखा कि भाई हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो कोई ना कोई तो वेक्टर चाहिए। तो हम यहाँ पे जो वेक्टर बनाते हैं बच्चों, वो हम मतलब वायर के कोई भी छोटे से टुकड़े का बना लेते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं विद ऐसे डीएल वेक्टर। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो वायर है इट इज मेड अप ऑफ मेनी सच डीएल वेक्टर्स, राइट? तो क्योंकि ये डीएल हमारा बेसिकली ये वेक्टर है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है? इसका बच्चों जो मैग्नीट्यूड है दैट इज दैट स्मॉल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, और जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, समझ गए डीएल वेक्टर कैसे? तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये वायर के हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। अगर कोई कर्व सी वायर है जैसे मैंने बनाई हुई है, तो बच्चों ये ना पूरे मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम जो रिजल्ट्स बनाते हैं वो ऐसे रिजल्ट्स ना हमारे दो फॉर्म्स में होते हैं कि एक बार मूविंग चार्ज की फॉर्म में और एक बार करंट कैरिंग वायर की फॉर्म में। तो इनके बीच में ना एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, वो हम एक याद रख लेंगे ताकि हमें बार बार फुल डेरिवेशन ना करनी पड़े। तो बच्चों होता क्या है, देखो आपने देखा होगा कि ऊपर जैसे जो हमारा लॉ था उसमें क्यू वी टर्म आई थी एक, है ना? नाउ ये क्या बन गया, कैन आई राइट दिस वी वेक्टर एज dl by dt for charge moving in a wire? है ना? नाउ बच्चों व्हाट इज दिस q upon dt? दिस इज i वेक्टर, मतलब i करंट। तो ये बन गया आइडियल।
तो ये हमें याद रखना है कि हम कहीं पर भी वी कैन मतलब रिप्लेस क्यू वी विद आइडियल। इसमें कोई भी डाउट प्लीज आस्क। हाँ बच्चों समझ आ गया? तो अब बच्चों अगर मैं ऐसे कोई भी एक आर वेक्टर पे एक पॉइंट पी ले लूं, तो फिर ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अंडरस्टूड? हर्ष उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या हुआ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं? क्यू तो स्केलर ही है ना, तो क्यू वी को तो मैं कंबाइन कर ही सकता हूँ। तो ये बच्चों अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लिया फॉर मतलब मूविंग चार्ज एज वेल एज अ करंट कैरिंग वायर। तो इसके अब बच्चों हम कुछ केसेस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट केस हो जाता है, अब ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट जैसे ही है, जैसे वहां पे हमने केसेस बनाए थे वैसे यहाँ कि magnetic field due to a straight wire। तो बच्चों ये आप मुझे डिराइव करके दिखाओ। मान लो सिचुएशन इज कि ऐसे एक स्ट्रेट वायर के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है। मैं बिल्कुल बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली सिचुएशन थी ना वैसी बना रहा हूँ। इसके एक परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी हो गया। पॉइंट पी को मैंने एंड पॉइंट्स के साथ जोड़ दिया। याद है बच्चों सिचुएशन? और इधर को एंगल हो गया θ1 और इस तरफ को हो गया θ2। तो भाई डिराइव करके दिखाओ मुझे बच्चों, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P।
गुड साहिल, थोड़ी सी गलती है। गुड साहिल, अब ठीक है। होना चाहिए बच्चों, इतनी मुश्किल नहीं है कोई इसकी डेरिवेशन। हाँ वरुण, वेरी गुड।
Navda, very good. हमें तो एंगल में कन्वर्ट कर दो सारा कुछ, मतलब फिर इंटीग्रल इजी हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। बताओ डायरेक्शन किधर को होगी? वो तो सीधा ही है कि गुरसाहिल डाउनवर्ड नहीं, इनटू द प्लेन ना। तो मतलब ये तो आसान हो गया कि सारे एलिमेंट्स की सीधा स्केलर एडिशन ही करनी है ना, कोई वेक्टर एडिशन तो करनी नहीं। अब किसी भी एक एलिमेंट के कारण अगर मैं लिखूं तो हो गया वो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, बेसिकली क्या बन गया, डी वाई। अच्छा, मेरा आर वेक्टर इस तरह से बनेगा है ना, ये ध्यान रखना। तो ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, राइट। तो बच्चों यहाँ जो साइन थीटा में एंगल यूज होगा वो कौन सा होना है? डीएल और आर वाला, तो वो 90 प्लस थीटा हो गया ना। तो ये बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। नाउ व्हाट इज डी वाई? ये हमने पहले भी किया हुआ है, y इज इक्वल टू आर tan थीटा। तो डी वाई बन गया आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा बच्चा, डोंट कंफ्यूज दिस आर विद जो डायगोनल वाला आ रहा है ना। आर मैंने फिगर में जो मतलब परपेंडिकुलर लेंथ है उसको लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ फॉर्मूला में आर डैश कर देता हूँ जस्ट टू बी क्लियर।
हाँ भाई, dy सबको क्लियर हो गया कैसे आया? और इसके आगे sin 90 plus theta is cos theta, and what is r dash? R dash is r secant theta, तो r square secant square theta। तो आप देख सकते हो कि वो सिंपल cos थीटा d थीटा की इंटीग्रेशन बन जाएगी, और जो थीटा के लिमिट्स क्या होंगे? माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। राइट, तो इसको जब आप बचो सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल cos थीटा की इंटीग्रेशन है, तो ये बन गया म्यू नॉट I बाय 4 पाई r into sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। तो बच्चों बिल्कुल वैसा रिजल्ट बन गया ना इलेक्ट्रोस्टैट जैसा। तो यहाँ से बच्चों हम अब दो स्पेशल केस बना सकते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या बन जाएगा? बच्चों मेरे माइंड में अभी आया, आपके पास मॉड्यूल है इस चैप्टर का? नहीं है ना? मैथ्स का वॉल्यूम 2 ले लिया आपने बच्चों? चलो मैं ना अभी पता करके मैसेज कराता हूँ आपको, कि मतलब ताकि आप इकट्ठे ही कल कलेक्ट कर लो सारा कुछ, कि एक ही चक्कर में मतलब मैथ्स का भी मिल जाए और इसका जो जेई बूस्टर है वो भी। ठीक है, मैं आपको आज मैसेज करवाऊंगा। मीनवाइल मैं बच्चों इसकी पीडीएफ कर दूंगा शेयर आपसे, ठीक है? तो उससे एक बार होमवर्क तो कर लेना। ये समझ आ गया बच्चों, सेमी इनफाइनाइट है ना? और फिर इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। राइट बच्चों, क्लियर है केसेस? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में एक तो हम वो एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है, और 2 3 दोनों।
और इसका बच्चों मैं आपको होमवर्क और पीडीएफ ना अभी भेज रहा हूँ, वो आप कर लेना, ठीक। चलो ओके बच्चों, बाय। उसका हर्षित मैं कराऊंगा मैसेज, अभी मेरे को मतलब अभी वो ठीक हुई नहीं है प्रॉब्लम, तो वंस इट इज फुली करेक्टेड उसके बाद ही आपको मैसेज आएगा।